एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक चंदे का एक सुरक्षित साधन माना जाता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह बॉन्ड योजना भारत में सबसे बड़ा घोटाला है और सबसे टॉप पर बीजेपी, जिसे वसूली भाई का खिताब देना शायद सही होगा। उसके ठीक 5 दिन के बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी को डोनेशन दे दिया, या कहें बीजेपी को हफ्ता दिया था। और इसी तरह से 10 अजीब कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है। ईडी ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। लेकिन सच तो यही है कि एक धंधा बन चुका है, क्योंकि बिजनेसेस पॉलिटिक्स को मनी डोनेशन पहली बार नहीं दे रही हैं, बस आप जागे लेट हैं, क्योंकि ये यहाँ 1947 से होता आ रहा है। वैसे सभी नफरत करने वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर किसी भी तरह के कमेंट पर पहुंचिएगा। अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और घोषणा की कि गुमनामी चुनावी बॉन्ड योजना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए, पर यह समझ नहीं आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस भला का नाम है। तो हमेशा की तरह आइए इस वीडियो में हम देश में फैले इस नौटंकी को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप आसान शब्दों में समझते हैं कि वास्तव में ये चुनावी बॉन्ड क्या है, इन्हें एनडीए सरकार द्वारा क्यों पेश किया गया है और इसका क्या नुकसान है, और ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले हम सभी फैक्ट्स के दोनों पक्षों को सामने रखेंगे ताकि आप तय कर सकें कि आप किस पक्ष का पक्ष लेना चाहते हैं। हमारे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा 2017 और 2018 के यूनियन बजट में पीपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश किए गए थे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश ही क्यों किए गए थे और ये हैं क्या। खैर ये क्या है ये तो अब तक हम सभी जान चुके हैं। हज़ारों वीडियोस यही बता रही हैं और न्यूज़ एंकर्स भी चीख चीख के अपने पापा लोगों को कवर करने में लगे हुए हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने ब्लैक मनी के लेन देन के लिए जाना जाता है और इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल कॉरपोरेशन द्वारा पॉलिटिकल डोनेशन देने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग इस डोनेशन को बुरा कह सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये डोनेशन ब्लैक हो या वाइट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक्स पार्टी को 10 लाख रुपए डोनेशन दे रहा हूँ तो सभी भाजपा समर्थक और कांग्रेस समर्थक मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन सच तो यही है कि एक धंधा बन चुका है जिसमें राजनीतिक फंडिंग भी हमेशा साथ साथ काम करती है, जिस वजह से ये लीगल हो जाता है। अब ये तो ना अच्छा है और ना ही बुरा है, पर यह किसी भी देश के लिए बहुत बुरा है। कैसे, समझाता हूँ। बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों ही इंटरडिपेंडेंट मार्केट पिलर्स होते हैं, यानी ये दोनों ही सदियों से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। क्योंकि बिजनेसेस पॉलिटिक्स को मनी डोनेशन पहली बार नहीं दे रही हैं, बस आप जागे लेट हैं, क्योंकि ये यहाँ 1947 से होता आ रहा है। शायद उससे भी पहले किया जाता हो, पर अपने ही टॉपिक पर रहते हैं, वरना मैं आपको कहानियाँ सुना के बोर करूँगा। तो इसलिए वैलिड सवाल ये होना चाहिए कि बिजनेसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनी डोनेशन क्यों देते हैं और इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए कि आप एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं और आप इसे बनाने के लिए कच्चा माल चीन से खरीदते हैं और आज की सरकार चीन से कच्चे माल खरीद पर 100% का इंपोर्ट टैक्स लगा रही है, जिससे आपके पैनल की लागत 100 से 200 रुपये तक बढ़ रही है। इस बढ़े हुए पैनल रेट की वजह से आप अमेरिकन पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकन कंपनी तो पैनल मात्र 150 रुपये में ही बेच रही है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए वाई पॉलिटिकल पार्टी आपको प्रॉमिस करती है कि वे सौर पैनल के लिए चीन से कच्चे माल की खरीद पर टैक्स फीस कम कर देगी, जिससे आपके पैनल की लागत भी कम हो जाएगी और इस कम हुई कीमत से आप अमेरिकन कंपनी से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या अपना कच्चा माल इंटरनेशनल मार्केट में भी कम दामों पर बेच सकते हैं। तो इस मामले में मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप क्या करेंगे। आई होप कि आपका जवाब इसी फेवर में होगा कि वाई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, जिससे इम्पोर्ट टैक्स कम हो सके और डोनेशन भी इसी वजह से दिया जाता है। पर यहाँ परेशानी यह है कि अगर आप राजनीतिक दलों को खुले तौर पर पैसा दान करते हैं तो आपके इंडियन कस्टमर्स जो एक्स पार्टी के खिलाफ थे आपके प्रोडक्ट को बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, या कभी कभी कोई लोकल पार्टी लीडर आपकी फैक्ट्री के लिए परेशानी बन सकता है और आपको धमकी दे सकता है। और इससे बुरी बात यह है कि आपकी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपके स्टॉक्स में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या आप बाय पार्टी को डोनेशन देना बंद कर देंगे? शायद नहीं ना, आप अब भी डोनेशन देंगे पर चुपचाप कैश में, ताकि किसी को भी पता ना चले। इस तरह से कई सालों से ऐसी सैकड़ों कंपनियां अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को हजारों करोड़ों के डोनेशन के साथ अनट्रेसेबल कैश ब्लैक मनी भिजवाती है, जिससे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो ट्रांसपेरेंटली डोनेशन देने के 3 नुकसान हैं। पहला, डोनर्स की रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू घट सकती है। दूसरा,
उनकी कंपनी के स्टॉक डंपिंग और इन्वेस्टर्स के विश्वास में गिरावट आ सकती है और लास्ट में इसी वजह से ब्लैक मनी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए कैश के रूप में सर्कुलेट होती रहती है। इसलिए 2017 और 18 के यूनियन बजट में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे ताकि ये पक्का किया जा सके कि पॉलिटिकल पार्टीज बैलेट डिजिटल लेन देन के माध्यम से बिजनेसेस से पैसा ले रही हैं। साथ ही कंपनीज को सिर्फ ये डिक्लेयर करना होगा कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा है, बिना ये बताए कि उन्होंने किस पार्टी को दान दिया है। मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो ये कानून काफ़ी बढ़िया था। खैर, इन बॉन्ड्स के काम करने का तरीका हमारे कूपन या गिफ्ट कार्ड के समान होता है, जिसमें 5 बड़ी खासियत हैं। जैसे पहला कि कोई भी आम इंसान या कोई भी कंपनी इसे खरीद सकती है। दूसरा, ये बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। तीसरा कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी खरीद सकते हैं। चौथा, केवल वे पार्टीज जिन्होंने पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं वही इन्हें कैश करा सकती हैं। और पांचवा, इन बॉन्ड्स को केवल ऑथराइज्ड SBI ब्रांचेस में चेक या डिजिटल भुगतान के साथ खरीदा जा सकता है, इसलिए आप इन बॉन्ड्स को कैश में नहीं खरीद सकते थे। अब अगर मान लीजिए कि ए पॉलिटिकल पार्टी को दान देने के लिए 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो वही पार्टी कूपन की तरह बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती है और 15 दिनों के भीतर बैंक से 1 करोड़ रुपए कैश करा सकती है, बशर्ते उसने पिछले चुनाव में 1% से ज़्यादा वोट हासिल किए हों। और अगर वो किसी भी कारण से इसे कैश नहीं करा पाती तो यह पैसा PM रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस पैसे का इस्तेमाल ए पॉलिटिकल पार्टी अपने अभियान के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यानी आप 15 दिन के भीतर ही कैश करा सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से चुनावी बॉन्ड काम करते हैं। और अगर आज की परेशानी के बारे में अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 28,030 चुनावी बॉन्ड हैं, जिनकी कीमत 16,518 करोड़ है, जो कि 2018 और 2024 के बीच बेचे गए हैं। और अगर हम SBI द्वारा जारी किए गए कागजात को गहराई से देखें तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स कैश किए थे, लगभग 6,060.5 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज़्यादा है और अकेले BJP की कुल हिस्सेदारी 47.5% है। इसी तरह से TMC ने 12.6% यानी 1609.5 करोड़ रुपए के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और कांग्रेस ने 11.1% यानी 1421.9 करोड़ रुपए डोनेशन लिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि ये बॉन्ड तो ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोक रहे थे और कॉर्पोरेट्स को भी डोनेशन के लिए एक वैध साधन देते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 3 मुख्य कारणों से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ थे। दूसरी बात यह है कि डोनर की प्राइवेसी को क्विड प्रो क्वो से ना मापा जाए। इसके बारे में चिंता ना करें, ये एक भारी भरकम शब्द के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। लास्ट में ये कहा गया था कि लिमिटेड कंपनी डोनेशन वॉयलेट फ्री और फेयर इलेक्शन का उल्लंघन करता है, इसी वजह से ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है या खतरा है, यानी ज्यादा पैसा होने से छोटी पार्टी इस गद्दी पर नहीं आ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को और डिटेल में समझने की जरूरत है। पहला कारण तो बहुत सीधा है, जहां अदालत ने यह कहा था कि चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, यानी किसी भी राजनीतिक दल को इतने बड़े पैमाने पर दान जैसी जरूरी जानकारी नागरिकों से दूर रखी जाती है, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ जाता है। दूसरे कारण को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्विड प्रो क्वो क्या होता है। असल में एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कुछ न कुछ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इस थ्योरी के हिसाब से चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल अनफेयर फेवर्स प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कंपनी को गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ED ने रेड किया है, यानी आपकी कंपनी चिट फंड, फ्रॉड, लॉटरी या किसी भी इस तरह का काम करती है, तो ये थ्योरी कहती है कि देश में जो पार्टी पावर में है वो चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करके 10 करोड़ रुपए की फिरौती डोनेशन के नाम पर ले सकती है और आपको ब्लैकमेल कर सकती है और इस डोनेशन के बदले वो आपको छोड़ देंगे और आप काम कर सकते हैं। इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन से पैसा लेने के लिए जबरन वसूली का इस्तेमाल कर सकती है और असल में देश में अभी यही हो रहा है। इसी वजह से आपने ट्विटर पर देखा होगा, बहुत से लोग इस लिस्ट में कंपनी द्वारा दिए गए दान के बीच संबंध बना रहे हैं और सबसे टॉप पर BJP, जिसे वसूली भाई का खिताब देना शायद सही होगा। अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ वरना। क्योंकि जिन 30 कंपनीज में से कम 14 कंपनीज ने 2019 से 2024 तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, उन्हें पहले केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जिसमें 2 तरीकों से डोनेशन के नाम पर पैसे दिए गए थे, आफ्टर ED रेट और बिफोर ED रेट। ED रेट से पहले डोनेशन दिया जा सकता है, जिससे उन्हें कुछ भी करने की छूट मिल सकती है। जैसे वेदांता ग्रुप ने 2019 और 2022 के बीच बॉन्ड खरीदे थे और 2022 में वेदांता की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई थी। ED रेट पढ़ने के बाद भी पैसा दिया जा सकता है। जैसे ED ने 2022 में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 409.92 करोड़ की संपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उसके ठीक 5 दिन के बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और BJP को डोनेशन दे दिया।
दोस्तों, ये दो कंपनियां चुनावी बॉन्ड की टॉप 5 खरीदारों में से एक हैं जिन्होंने चंदा दिया था या कहें बीजेपी को हफ्ता दिया था। इसी तरह से चुनावी बॉन्ड का चौथा सबसे बड़ा खरीदार हल्दिया एनर्जी भी है, जिन पर 2020 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया था। साबित करने से पहले ही 2019 और 2024 के बीच हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को डोनेट कर दिए थे। और इसी तरह से 10 अजीब कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है, जिनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे देख सकें और फिर फैसला कर सकें कि कौन सही है और कौन सा सच है। साथ ही हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इन 3 चीज़ों पर आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ईडी ने उन्हें जाने दिया क्योंकि उन्होंने पैसे दान किए थे, या ईडी ने उन्हें जाने दिया क्योंकि वो दोषी नहीं थे, या ईडी ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। इसलिए अब तक बहुत सी कंपनियां लगातार डोनेशन देती जा रही हैं और जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं देता तब तक हम इन सभी घटनाओं के बीच कोई भी संबंध नहीं बना सकते। हालांकि एक क्विड प्रो क्वो थ्योरी बहुत ही बढ़िया है और राइट और लेफ्ट इसी वजह से लड़ रहे हैं, पर इन सब में लॉस किसका हो रहा है इस पर बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि जिन्हें बात करनी चाहिए उनका तो अलग ही लेवल है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दोस्तों, कुछ कंपनियां हैं जिनकी कुल शेयर कैपिटल और रेवेन्यू बहुत कम है, फिर भी अपने रेवेन्यू से कई गुना ज़्यादा पैसा करंट गवर्नमेंट को चंदे के रूप में दिया है। जैसे क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 और 2024 के बीच 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दिए थे, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसे साल 2000 में 130.99 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल और लगभग 130 करोड़ की भुगतान पूंजी के साथ बनाया गया था, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 261 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें उनका प्रॉफिट मात्र 21.72 करोड़ रुपए का था। इस कंपनी ने 2012 में 360 करोड़ रुपए के चुनाव बॉन्ड खरीदे थे। खैर, विपक्षी इसे इसी तरह से पेश कर रहे हैं, पर यह कंपनी रिलायंस ग्रुप से रिलेट करती है, तो इतना पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, तीसरे कारण पर आते हैं, जो ये कहता है कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन वॉलेट फ्री और फेयर इलेक्शन का उल्लंघन करता है। तो आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। 2017 से पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 7.5% योगदान दे सकती हैं, या कहें चुनावी बॉन्ड के रूप में दान कर सकती हैं। इसी वजह से छुपकर दान देने वाली कंपनीज के साथ असीमित मात्रा में पैसे ने शेल कंपनीज की संभावना खोल दी है, जिनका इस्तेमाल केवल पैसे के हेर फेर के लिए किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इन चुनावी बॉन्डों का इस्तेमाल भारत की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक मनी को घुमाने का काम करती है, जिस पर कई लोग ये कहते हैं कि अगर सरकार दान देने वाली कंपनीज की आइडेंटिटी रिवील कर देगी तो कंपनीज फिर से हिडन कैश ट्रांजैक्शन शुरू कर देगी। साथ ही ये भी कहते हैं कि हमारे पास फिलहाल हिडन कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए बॉन्ड से बेहतर तरीका नहीं है। उनके हिसाब से कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी बॉन्ड के साथ एहसान के बदले बड़ी मात्रा में पैसा दान करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय चुनावों में पैसा खर्च कराना और हमारे चुनावों को प्रभावित करने का काम आसान बनाते हैं, क्योंकि जब कैश पैसे का इस्तेमाल किया जाता था तो बड़ी मात्रा में पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत मुश्किल होती थी, पर चुनावी बॉन्ड के जरिए ये पैसा जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए अगर ये जानकारी जनता से दूर रखी जाती है तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक अमीर देश अरबों डॉलर बहाकर भारत के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। असल मायने में इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है। और आखिरी आर्गुमेंट ये है कि छोटी पार्टीज और छोटे व्यापारियों के बदले बड़ी पार्टीज और बड़े निगम मिलकर भारतीय राजनीति पर हावी हो सकते हैं। इसलिए छोटी पार्टीज की तुलना में बड़ी शक्तियों का पक्ष ले रहे हैं। पर अगर इस पर आप मुझसे राय लें तो मेरी राय यही होगी कि आप चाहे किसी भी एरिया या डोमेन से बड़े प्लेयर को क्यों ना चुनें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे प्लेयर्स पर हमेशा उनका पलड़ा भारी रहेगा, चाहे वो यूट्यूब की राजनीति हो या बिजनेस की हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम यही समझ सकते हैं कि क्यों चुनावी बॉन्ड के हमें खिलाफ होना चाहिए। इसलिए हमेशा की तरह अब आप तय कर सकते हैं कि क्या एथिकल है, क्या सही है, क्या गलत है और कौन सही है या कौन गलत है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पॉलिटिक्स और डिक्टेटर में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।